Hello students, welcome to Resolution Study Point. In this lecture we will discuss oxidation of aromatic rings. This is our 7th lecture of oxidation chapter. In previous lecture we have discussed oxidative cleavage of carbon-carbon double bond with ozone and Lemieux reagent. In this lecture we will discuss oxidation of aromatic rings. So let's get started. First of all, you all know that benzene is a highly stable compound due to aromaticity. आपको पता है कि बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से बेंजीन के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से बेंजीन जनरली किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि बेंजीन के पास एक्सेप्शनली स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी की वजह से बेंजीन जनरली किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अफेक्ट नहीं होती है। इसी वजह से हम बेंजीन को एज ए सोलवेंट लेकर चलते हैं ड्यूरिंग सिंथेसिस। हमने क्या देखा कि जो बेंजीन है उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ही किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से अफेक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से हम रिएक्शन को जब कोई भी हम सिंथेसिस करते हैं तो इसको एज ए सोलवेंट लेकर चलते हैं। अब देखिए, लेकिन अगर आपको बेंजीन की रिएक्शन करनी है तो आप लोग क्या करोगे, ड्रास्टिक कंडीशंस को ले लो। ड्रास्टिक कंडीशन मीन्स हाई टेम्परेचर की कंडीशन ले लो, हाई प्रेशर की कंडीशन ले लो, तो बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन भी रिएक्शन शो कर देगा। सो बेंजीन अंडरगोज एरियल ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बेंजीन का आप एरियल ऑक्सीडेशन कर सकते हो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, आपको बेंजीन को हीट करना होगा 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तभी रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो हमने देखा कि अगर आप बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हो किसकी हेल्प से, एरियल ऑक्सीडेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, साथ में आपको लेना होगा 300 डिग्री सेल्सियस, तो जो बेंजीन है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के बाद बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट में। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में बेंजीन का हुआ है एरियल ऑक्सीडेशन, तो हम बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं at very high temperature. Next one is oxidation of unsubstituted rings of polyaromatic hydrocarbons. जो polyaromatic hydrocarbons होते हैं उनका भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करेंगे, जैसे कि देखो हमने एग्जांपल लिया नेप्थलीन का। नेप्थलीन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं in presence of strong oxidizing agent like potassium permanganate in acidic medium followed heating, then there is formation of the product like this. तो आपको क्या मिलेगा, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो एरोमेटिक रिंग था इस रिंग का क्लीवेज हो जाएगा KMnO4 से जब हमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो। लेकिन अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ ओजोन, किससे ऑक्सीडेशन करते हो, ओजोन से ऑक्सीडेशन करते हो, तो भी आपको बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा जो कि KMnO4 से रिएक्शन के बाद आपको मिला है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन आपने इसका ऑक्सीडेशन किया एरियल ऑक्सीडेशन, oxygen in presence of vanadium pentaoxide catalyst and followed by heating, then there is formation of different product like
दिस वन। तो हमने ये देखा कि जो आपके पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड जो पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिंग होती हैं उनका भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। उनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा बेंजीन के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी बहुत क्या आ जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब हमने देखा कि नेफ्थलीन का जब हमने KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया तो आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, ओजोन से किया तो भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, और जब हमने एरियल ऑक्सीडेशन किया नेफ्थलीन का तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है। ओके, सिमिलर वे में हम क्रोमिक एसिड से भी एरोमेटिक रिंग्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। क्रोमिक एसिड से कर दो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से कर दो, दोनों से ही हम एरोमेटिक रिंग्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है क्यूनोलिन। क्या लिया है? क्यूनोलिन। क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर क्या होती है? क्यूनोलिन एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 2 एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन होता है। जब हम क्यूनोलिन का ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमिक एसिड क्या है? CrO3, या फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो आपको क्यूनोन एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यूनोन एसिड। क्यूनोन एसिड क्या होगा भाई? जो आपकी बेंजीन थी, इस बेंजीन का क्या हो जाएगा? रिंग क्लीवेज हो जाएगा और आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये क्या था? क्यूनोलिन। क्यूनोलिन का जब हमने ऑक्सीडेशन किया क्रोमिक एसिड या फिर KMnO4 के साथ तो आपको मिला क्यूनोन एसिड। क्यूनोन एसिड को फर्दर आपने हीट कर दिया है तो आपको पता है कि हीटिंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने के बाद जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड था इसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा और एक CO2 के फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर से आउट हो जाएगा, और जो ये प्रोडक्ट आपको मिला है इसका क्या नाम हो जाएगा? निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड। नाउ दिस इज निकोटिनिक एसिड। तो हमने देखा कि हम एरोमेटिक रिंग्स का क्रोमिक एसिड से भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया क्यूनोलिन का। क्यूनोलिन का जब हमने ऑक्सीडेशन किया क्रोमिक एसिड और KMnO4 के साथ तो हमें क्यूनोन एसिड मिला। क्यूनोन एसिड का फर्दर हमने हीटिंग की तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लॉस हुआ और यहाँ से आपको निकोटिनिक एसिड मिला। तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि इसके अंदर जब हमने रिएक्शन देखी तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है? क्योंकि बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है और KMnO4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं। आइसोक्यूनोलिन ले लो। आपने क्यूनोलिन का ऑक्सीडेशन करके देखा, अगर आप आइसोक्यूनोलिन का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखेंगे। जैसे कि क्यूनोलिन ने रिएक्शन की क्रोमिक एसिड के साथ, बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन कौन कर सकता है भाई? आइसोक्यूनोलिन भी कर सकता है। आइसोक्यूनोलिन और क्यूनोलिन में क्या डिफरेंस होगा? नाइट्रोजन की पोजीशन में डिफरेंस होता है। हम इसका रिएक्शन कराते हैं क्रोमिक एसिड और या फिर KMnO4 के साथ तो आपको पता है कि यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर भी अगेन आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, और जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा अगर आप उसका फर्दर हीटिंग करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्रोमिक एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं क्यूनोलिन की भी और आइसोक्यूनोलिन्स की भी। नेक्स्ट देखिए, Chromic acid can also oxidize other polynuclear aromatic hydrocarbons into quinones. एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपने लिया एक बाइन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटेड है ये। आपने जब इसके क्रोमिक एसिड से रिएक्शन की है तो क्रोमिक एसिड से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
क्रोमिक एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा क्यूनॉन्स में। किस में कन्वर्ट होगा? क्यूनॉन्स में। एग्जाम्पल देखिए, दिस वन इज क्यूनॉन्स। तो क्रोमिक एसिड से किस में कन्वर्ट हो गया? क्यूनॉन्स में। ऐसे ही आपने लिया एंथ्रासिन, तो एंथ्रासिन से क्या होगा भाई? एंथ्रासिन में भी आपने क्या करना है? क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन करना है। तो क्रोमिक एसिड इसको भी क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? बिल्कुल जो अब तक किया था बिल्कुल वैसे ही क्यूनोन में कन्वर्ट कर देगा। मिडल जो रिंग होगी वो क्यूनोन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलर रिएक्शन होगी क्यूनोन। तो हम क्रोमिक एसिड से पॉलीएरोमेटिक रिंग्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एरोमेटिक रिंग्स ऑफ फिनोल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट। अगर हम फिनोल लेकर चलते हैं और फिनोल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिनोल का ऑक्सीडेशन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट से ही हो जाएगा। वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट में हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पोटेशियम फेरिसाइनाइड से भी हम इसका कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपने लिया फिनोल, आपने क्या लिया? फिनोल। आपको पता है कि फिनोल से जब हम H रेडिकल को रिमूव करेंगे तो यहां से फिनोक्साइड रेडिकल मिलेगा। फिनोक्साइड रेडिकल मिलेगा। इसको हम थोड़ी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, तो मैं इसको एक बार दोबारा से लिखती हूँ। फिनोक्साइड रेडिकल आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखो, जो फिनोक्साइड रेडिकल मिला है ये रेजोनेटली स्टेबलाइज्ड है। कैसे स्टेबलाइज्ड है? ध्यान से देखिए, हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन मूव करे टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और यहाँ से जो ये आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाए और सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो आपको क्या मिलेगा? एक नया रेडिकल मिलेगा जिसमें रेडिकल कहाँ पर होगा? कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? अगेन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेडिकल बनाएगा। तो अब रेडिकल यहाँ पर आ गया, ये आपके दो डबल बॉन्ड हो गए, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गए। ऐसे ही फर्दर आप और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यहाँ पर दो टाइप के रेडिकल्स मिले हैं। एक तो ऐसा रेडिकल जिसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड वाले ऐसे रेडिकल है जिसमें कार्बन के पास रेडिकल है। तो ये रेडिकल बने हैं, ये फर्दर रिएक्शन कैसे करेंगे? जो रेडिकल्स यहाँ पर बने हैं इनका आपस में कपलिंग रिएक्शन शो कर सकते हैं। ये रेडिकल क्या कर सकते हैं? ये रिएक्शन कर सकते हैं कपलिंग टाइप की। अगर कपलिंग रिएक्शन होगी तो हम इनको क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेटिव कपलिंग। ऑक्सीडेटिव कपलिंग। देखते हैं किस किस टाइप की रिएक्शन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब हमने बनाया फिनोक्साइड रेडिकल। फर्स्ट रेडिकल तो यही बना था ना, फिनोक्साइड रेडिकल। ये जो फिनोक्साइड रेडिकल जिसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है। जब एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो हमें ईथर मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का कंपाउंड हमें मिलेगा। ठीक है, और क्या कर सकता है कि भाई फिनोक्साइड आयन का जो रेडिकल है, ये रेडिकल
किसी दूसरे रेडिकल से कंबाइन करे जिसमें रेडिकल कहाँ पर है, कार्बन के पास। रेडिकल कहाँ पर है, कार्बन के पास। तो यहां से क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो यहां से क्या होगा, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, कंबाइन कर जाए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव कर जाए और ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाए टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि जो फिनोक्साइड वाला था उसने तो बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये आपका डबल बॉन्ड पहले से था और ये आपका नया डबल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ से क्या निकला था, H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव क्या कर सकता है, ये ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को ले सकता है, और जब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसे H पॉजिटिव को ले लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, OH। तो एक प्रोडक्ट आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड वन क्या हो सकता है, सेकेंड वन में ये हो सकता है कि जो ये वाला फिनोक्साइड रेडिकल है ये रिएक्शन करे जिसमें पैरा पोजीशन पे रेडिकल आया था उस वाले स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर भी अगेन आपको पता कि हाइड्रोजन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन करेगा, साथ में ये हाइड्रोजन मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हुआ था बिल्कुल सिमिलर, यहाँ पर भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड ये आ जाएंगे, साथ में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव निकला है उसको ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अपने साथ ले सकता है, और जब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव को ले लेगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। फिनोल मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे बहुत सारे रिएक्शंस हो सकती हैं जब फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट्स के साथ। और रिएक्शन के एग्जांपल और देखते हैं कौन सी कपलिंग रिएक्शन होगी इसमें। फोर्थ टाइप की कपलिंग रिएक्शन हो सकती है कि जिसके अंदर जो फिनाइल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, जिसमें रेडिकल कहाँ था, कार्बन के पास, इसके सिमिलर दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर जाएं और रिएक्शन करने के बाद आपको एक कपल्ड प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस टाइप का। ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, दोनों रिंग्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखो कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एरोमेटिसिटी का लॉस हो चुका है। तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो यहाँ से ये H पॉजिटिव रिलीज होगा और यहाँ से ये O नेगेटिव जाएगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव रिलीज होगा, यहाँ से O नेगेटिव जाएगा और अपने आप को ये स्टेबलाइज करेगा, एरोमेटिक फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको ये कंपाउंड यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जो आपका एक और एग्जांपल था जिसमें रेडिकल पैरा पोजीशन पर था, वो भी आपस में कंबाइन करेंगे। इनके कंबाइन करने से भी आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा और इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आपस में रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन के बाद बिल्कुल जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला है, सिमिलर प्रोडक्ट यहाँ पर भी
मिल सकता है, जिसमें ये अल्कोहल होगी, ये भी अल्कोहल होगी, फिनोल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप एक और रिएक्शन कर सकते हो। उस रिएक्शन में क्या होगा, उस रिएक्शन में दो डिफरेंट रेडिकल ले लो, दोनों डिफरेंट रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस टाइप का। दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन करने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, देखो ध्यान से, ये आपकी अल्कोहल बेंजफिनाइल, ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब फिनोल का हम करते हैं ऑक्सीडेशन विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट, तो आपको रेडिकल इंटरमीडिएट मिलता है, और जो रेडिकल्स बनते हैं वो रेडिकल डिफरेंट टाइप की कपलिंग रिएक्शन शो कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की कपलिंग रिएक्शन से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, और इन सब रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेटिव कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेटिव हम ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं एरोमेटिक रिंग्स का।